नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी वणक्कम। आप सभी को ऑल्ट ईस्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायण सर। हमारा वेंसडे स्पेशल होता है, मैं पर उस रिलीज करते करते थर्सडे हो जाता है कई बार। सर, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। कतर ने भारत की नाक में दम मचा के रखा हुआ है, और अभी से नहीं, नुपुर शर्मा के और पहले टाइम से जब भी कुछ होता है तो कतर खड़ा हो जाता है प्रॉब्लम करने में। So the Indian government has decided to deal with it once for all. And then definitely the developments that have happened in the Israel-Gaza war. Ji sir, over to you. A very warm welcome, sir. थैंक यू सो मच। जय भारती, नाइस टू बी ऑन योर शो। बिल्कुल सही। कतर का छोटा सा कहता हूं मैं, लेट 1990s से कतर इज एक्टिंग टिपिकली लाइक पाकिस्तान। अपने देश को एयरबीएनबी बना के रखा हुआ, ठीक है। और मैंने यूएस का भी बेस है वहाँ, टर्की ने भी बेस खोल रखा है वहाँ पे, कई लोगों को मालूम नहीं होगा। ये भी कल परसों ही मेरे को अच्छे दोस्त से पता लगा। प्लस आप जितने इस्लामिक टेरर ग्रुप्स सोच लो, उनके ऑफिसेस वहां हैं। अलकायदा, आईसिस, तालिबान, हमास, हिजबुल्लाह, सबके। कतर क्योंकि उनके पास गैस है और गैस बेच के पैसे बनाता है, तो ही इज प्लेइंग द गेम बेटर देन पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान तो स्पॉन्ज करके सब कुछ निकालता है कि आप देते रहो, खुद नहीं देता। कतर को आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो कोई मतलब नहीं है, दोनों साइड को दिल खोल के, पर्स खोल के पैसे दे रहे। तो इसलिए यूएस के सेनेटर्स वगैरह भी हिचकिचाते हैं उसके अगेंस्ट कुछ करने के लिए। पैसे आ रहे हैं भाई, पैसे बंद हो जाएंगे। एज कॉमन सेइंग है ना, पैसा बोलता है, ठीक है। हार्डकोर कट्टर इस्लामिस्ट है अल्थानी, जो उनका हेड है, इज हार्डकोर कट्टर इस्लामिस्ट। और उन्हीं के मदद से ये कुर्सी पे आया है। अपने फैमिली के लाइनअप तोड़ के ये कुर्सी पे आया हुआ है और कब्जा किया हुआ है, ठीक है। हम अल जजीरा को कोसते हैं। अल जजीरा तो यूएस ने फंड करके खड़ा किया था। कि अपना नैरेटिव वेस्ट एशिया में स्प्रेड करें, कि यूएस का नैरेटिव। वो भूल गए कि देयर इज अनदर नैरेटिव दैट कैन आल्सो बी स्प्रेड विद इट, जो वो कर रहा है। और साथ साथ पैसे भी दे रहा है इन लोगों को, तो वो मुंह भी खोलने के लिए कतराते हैं। तालिबान का जो एग्रीमेंट हुआ था ट्रंप के साथ, कहाँ हुआ था? दोहा में। दोहा में हुआ था, ओके। तो कतर इज दैट। इसीलिए कतर को जीसीसी से फेंक दिया था बाहर। ये तो बहुत बात बूत करके अमेरिकन और बाकी सब ने बात करके 2021 में उसको लेके आए हैं, 5 साल बाद। अदरवाइज कतर को तो निकाल दिया था कि ये हार्डलाइनर, एंड खास करके मुस्लिम ब्रदरहुड का सपोर्टर है ये। तो मुस्लिम ब्रदरहुड को अरेबियन पेनिनसुला में, इजिप्ट में कोई पसंद नहीं करता, एटलीस्ट द रूलिंग पार्टीज। और जैसे कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो इसकी कहीं दाल नहीं गल रही थी तो इसने ईरान के साथ हाथ मिला लिया। ईरान का माउथपीस बन चुका है, ठीक है। अब जो एक पुराना ऑर्डर हुआ करता था, विच वॉज एटलांटिक एशिया पैसिफिक कॉन्सेंट्रेटेड। एटलांटिक मतलब यूएस एंड यूरोप, ट्रांस एटलांटिक एंड यूएस एंड ईस्ट एशिया, दैट इज फार ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इनके सारे डीलिंग्स यूएस के साथ हुआ करते थे, तो इसलिए तब नॉर्म था एशिया पैसिफिक। तो इट वाज अटलांटिक एंड एशिया पैसिफिक सेंट्रिक।
लेकिन अब यूरोप इकोनॉमिकली डिक्लाइन में है, चाइना इकोनॉमिकली डिक्लाइन में है, साउथ ईस्ट एशिया के इकोनॉमी डावाडोल है। ओनली इकोनॉमी विच वाज राइजिंग इज इंडिया। जापान को काफी पहले से समझ आ गया था, लेट शिंजो आबे, तो 2007 में ही पिक्ड अप अ वर्ड। लोग कहते हैं शिंजो आबे ने कहा था इंडो पैसिफिक, नहीं, हमारे एक नेवल ऑफिसर है कमोडोर खुराना, उन्होंने यूज किया सबसे पहले ये वर्ड इंडो पैसिफिक। अब जिस किसी ने भी यूज किया हो, इंडो पैसिफिक अब तूर पकड़ चुका है। जो अपना गुरुत्व मूल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल, हैज कम इनटू इंडो पैसिफिक। तो जो पुराने लोग हैं जो अटलांटिक और एशिया पैसिफिक को कंट्रोल करते थे, जो मैं बोलता हूं उनको एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट्स। ये मतलब इनके जो व्यूज हैं अगर उनको पढ़ोगे आप तो कम्युनिस्ट भी डर जाएगा। इट गोज बियॉन्ड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। वो बोलते सोसाइटी में मतलब इंडिविजुअल्स ही होने चाहिए, वो फैमिली स्ट्रक्चर को भी नहीं मानते, बॉर्डर्स भी नहीं होने चाहिए, तभी जो सेंट्रल अथॉरिटी है सबको कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं जिसको हमारी मीडिया लिबरलिस्ट कहती है। वो लिबरल किसी ऑर्डर में नहीं है, उनके काउंटर में कोई नैरेटिव है तो उसको दबा देंगे गाली देके, सुनने को तैयार नहीं है। उनको मैं एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट बोलता हूं। और यूज किया था उन्होंने सारे जितने भी एक्सट्रीम इस्लामिस्ट हैं, और ये चल रहा है पिछले 40-50 साल से यूज करने का। और अब सडनली दे फाइंड दैट कोई यूज नहीं है उनका, और वो मतलब उन फोकल पॉइंट से निकल रहे हैं, क्योंकि जो फलक्रम है, जो धरा है इस इंडो पैसिफिक का, वो इंडिया है। आप किसी भी चीज को देख लो, इंडिया के बगैर ये इंडो पैसिफिक काम नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने बोल दिया है ग्लोबल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी टुडे, ओनली इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग। हाँ, सऊदीज का भी बढ़ रहा है लेकिन वो केवल ऑयल का है। आपका डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, आप एक मार्केट भी प्रोवाइड करते हो। सो ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन यू। अगर वो है तो आपके बगैर कोई कुछ कर नहीं सकता। अब ये जो लेफ्टिस्ट हैं और जो इस्लामिस्ट हैं उनको ये पसंद नहीं है कि भाई हम जा रहे हैं, तो आपके अगेंस्ट जो फीजिबल होगा वो करेंगे। और जो कतर का इंसिडेंट है, आप ये देख लो, आपने अरेस्ट किया, आपने कोई चार्जेस नहीं डाले उनके अगेंस्ट, उनको आपने आइसोलेशन में रखा। अभी भी आप कह रहे हो डेथ सेंटेंस हो गया है, लेकिन चार्ज क्या है, पूरा जो कोर्ट का ऑर्डर है वो आज तक आपने कुछ बताया ही नहीं है। सो इट्स अ जियोपॉलिटिकल गेम। क्या है, आप गैस, उसके पास क्या है देने के लिए? गैस, और कुछ नहीं है। यूरोप भी गैस ले रहा था उससे, अभी भी लेता, लेकिन यूरोप हैज नाउ डिसाइडेड, they are screaming now that all the gas which is coming from different countries is very expensive. They are looking at getting gas back from Russia. Already talk has started कि हमको रशिया से चाहिए, हमारा इकोनॉमी खराब हो रहा है। ऑब्वियसली यार, पाइपलाइन सब बने हुए हैं, पाइप्ड गैस जब आता है तो कॉस्ट बहुत कम होता है, देयर इज हार्डली एनी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर कतर भी बोलता है कि मैं दे रहा हूं, तो आप इमेजिन करो, पर्शियन गल्फ से निकल के आएगा, सुएज कैनाल से निकल के आएगा, उसके बाद आपके पोर्ट में जाएगा, और आपके पोर्ट से जो आपको पाइपलाइन बनाने पड़ेंगे या आपके ट्रकों में ले जाना पड़ेगा, जहां जहां से आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो देना पड़ेगा। क्योंकि पाइपलाइन से जब आ रहा है तो सेलेक्ट प्लेसेस पे आपने लगा रखा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वहां से जाता है। आपका तो पोर्ट से नहीं आता था गैस, अब यूएस से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे
घर में हम अपना गैस यूज करते हैं, सिलेंडर, अगर पाइप्ड गैस यूज करते हैं, द कॉस्ट फॉर यू इज 1/3 द कॉस्ट ऑफ अ सिलेंडर। जो आपका महीने का यूज होता है, फर्ज कर लो आप एक सिलेंडर महीने पे यूज करते हो, आपको 800-900 रुपए जो भरने वो भरते हो आप, वही यूसेज अगर पाइप्ड गैस में आता है आपको 300 रुपए पड़ेगा। तो जब आपको आपकी इकोनॉमी के वांदे पड़े हुए हैं, तो यू वुड वांट दैट पाइप्ड गैस टू कम। तो the moment you are bringing in from outside, transportation cost, everything, सब कुछ उठने लगता है। और तो पिछले विंटर पे भी लोग कह रहे थे वेस्ट में, यूरोप में, कि जो मिडिल इनकम एंड लोअर इनकम फैमिलीज हैं, दे हैव टू टेक अ कॉल कि घर पे खाना देना है या हीटिंग के लिए पैसा देना है। तो लोग कह रहे थे मैं हीटिंग कम रखूंगा, कम से कम खाऊंगा और स्वेटर कोट पहन के घर पे मैं रह लूंगा। ये हालत है वहां पे, आइदर फूड और ईटिंग अपना और हीटिंग, दोनों में से चूज कर लो। तो डर लगा हुआ है क्योंकि देयर इज अ राइज ऑफ देयर व्हाट दे कॉल द एक्सट्रीम राइट विंग। यूरोपियन यूनियन टूटने के कगार में है बिकॉज नेशनलिज्म बहुत बढ़ गया। और अब इस टाइम पे मिडिल ईस्ट वाज गोइंग टुवर्ड्स पीस, अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ, सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ सारा कुछ अगर पीस हो जाता है तो कतार का यूटिलिटी कम हो जाता है ना। और टर्की और ये सब तो साइडलाइन हो जाएंगे, चाइना तो वैसे ही साइडलाइन है। तो 2 साल से ये पूरी तैयारी चल रही थी इनकी लड़ाई की। ये आईमेक के अगेंस्ट नहीं है, ये अब्राहम अकॉर्ड्स के अगेंस्ट है। पीस नहीं लाना चाहते। अब उसका डायरेक्ट फॉल आउट क्या हुआ है? यूएस की नजर यूरोप से हट गई, यूक्रेन लड़ाई से हट गई, उनकी नजर तो अब यहां आ गई, यहां है। और इंडो पैसिफिक में, खास करके वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ चाइना सी की तरफ। ओके, तो इसमें अभी आप देख लो यूरोप इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीकेस्ट में पहुंच गया। अगर उसको अपने आप को बचाना है तो ये लड़ाई रोक के उसने यूएस के, रशिया के साथ समझौता करना है, तभी आएगा। और रशिया ने बोल दिया जो भी समझौता होगा, ये कितने लोग बोले थे डी डॉलराइज हो जाएगा, ब्रिक्स करेंसी आ जाएगा, युआन आ जाएगा ना। रशिया ने क्या बोला है इनको? वो ग्रेन निकालना है, मेरे से समझौता करना है, मेरे बैंकों को स्विफ्ट में दोबारा कनेक्ट करना है। अगर इतना जोर शोर था उसको युआन के पीछे, ब्रिक्स करेंसी के पीछे, तो स्विफ्ट के पीछे क्यों गया? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसी से निकलता है कि जेलेंस्की और कितने देर रहेगा। अभी जो कुछ खबर आ रहा है, जो भी रशिया कर रहा है, और ज्यादा इलाका कब्जा करने के लिए नहीं कर रहा है, एक ऐसे इलाके को कब्जा कर रहा है जो अच्छी तरह से डिफेंड कर सकते। जहां तक कब्जा कर लिया, मतलब या तो सीज फायर होगा, या जैसे नॉर्थ साउथ कोरिया के साथ हुआ आर्मिस्टिस होगा, या पीस ट्रीटी भी हो जाए। बट रशिया इज अफेक्टेड बोथ मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली क्वाइट बैडली गाजा के खुलने से। इनके लड़ाई में जितने भी ये सस्ते ड्रोन्स आते थे ना, ईरान से आते, वो तो बंद हो गए, क्योंकि वो तो अब हमास को देने, हिजबुल्ला को देने। अब हूती भी लड़ रहा है तो हूती को भी देना है, उसके ऊपर भी गाज पड़ने वाला है तो उसको अपने आप भी बचाना है, सीरिया में भी देना है। तो रशिया के तो ड्रोन्स खत्म हो गए। फिर चाइना बहुत एक्सपेंसिव है उसको, इस तरह की ड्रोन्स चाइना नहीं बनाता। तो उसका जो कैपेसिटी है और बाकी रिसोर्सेज जिसके साथ वो अपने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाता था,
इजराइल को भी उसने गुस्सा कर दिया क्योंकि उसने हमास को सपोर्ट किया, हमास के बंदे को बुलाया बात करने के लिए। काफी उसका मिलिट्री डिपेंडेंसी इजराइल के साथ होता था, तो वो तो सब बंद हो गया। और ये वेरी क्लियर है, हम अपना Su-60 Su-30 एयरक्राफ्ट जो हमारे लिए बनाया था उसका अपग्रेड के लिए मांग रहे थे। हम चाहते थे कि हमारे भारत में बने हुए सिस्टम्स जो है, जो वर्ल्ड क्लास है, वो लगाएं। वो मना कर रहा था। अब उसके हाथ इतने तंग हो गए, उसने बोला ठीक है कर लो, आप अपने सिस्टम से अपग्रेड कर लो। वही नहीं, जितने भी Su-30 उसने बाहर के देशों को दिए हैं, अब इंडिया उसको मेंटेन करेगा, सस्टेन करेगा, रिपेयर करेगा, ओवरऑल करेगा और अपग्रेड भी करेगा अपने सिस्टम्स के साथ। ये हालत आ गई है। और इतने वांदे लगे हुए हैं, आपने तेल का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। गैस तो आपने बताया ही था, हमने तो गैस तो ऑलरेडी कतार को मारने के लिए हमने मोजाम्बिक से भी बात कर ली है अभी, और वो तो साइन हो गया, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर रहे हैं। तेल हमने इराक से शुरू कर दिया, वेनेजुएला तैयार हो गया देने के लिए। हम ले नहीं पाते थे, पहले लेते थे उतना ज्यादा नहीं, अब 2020 में उसको काफी सैंक्शंस लग गए थे। अब तो अमेरिका भी उससे तेल ले रहा है, तो हरी झंडी सर, मिल गई है। कतर को हम टोटली बाईपास करने की सिचुएशन में आ जाएंगे नेक्स्ट 5 से 6 साल में? पार्डन? कतर तो खत्म है, खत्म? कतर तो खत्म है। गैस तो आप बाईपास कर दोगे, बिकॉज बाकी आपने तो युगांडा, नाइजीरिया वगैरह सबसे बात कर रखा है, तो कतर तो खत्म है। इसीलिए तो तड़प है उसको। आप तो बाईपास कर दोगे उसको, उसका जो, अब आप हेजिंग करते हो ना, आप पूरा बंद नहीं करोगे, थोड़ा बहुत ले लोगे उससे कि खुश रहते हो। तो डिपेंडेंसी आपका नहीं रहेगा कि अगर वो तेल गैस की पाइपलाइन बंद कर दे तो आपके पास तो बाकी है। रशिया का ऑयल डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इंडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स उसके क्रूड का, जिसको हम यहाँ पे रिफाइन करके यूरोप को बेचते थे। अब हम जैसे मैंने कहा, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से बात कर लिए, वेनेजुएला से बात कर लिए, इराक से भी बात कर ली, एंड यू आर गोइंग टू गेट ऑयल फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज, सो योर डिपेंडेंसीज फॉर रशिया गोज डाउन। थोड़ा ज्यादा बोल गया था लावरोव कि हमारे तुम्हारे रुपीस के लिए हमें जरूरत नहीं है, ये वो। नाउ ही सडनली रियलाइज कि व्हेन इफ आई डोंट बाय हिज क्रूड, किधर गया वो, कहाँ जाएगा? तो उसके जो रुपी पैसे हमारे पास रुपीस इतने पड़े थे, 27 कंटेनर शिप्स वी आर मेकिंग फॉर हिम। समझे आप? जो कंटेनर शिप, सिविलियन कंटेनर शिप्स होते हैं, 27 शिप इंडिया उसको बना के देने वाला। चाइना के पास नहीं गया और किसी कंट्री के पास नहीं गया। अभी जिस तरह से गाजा की लड़ाई चलेगी, अभी ऑलरेडी तेल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, मगर ये रशिया को बेनिफिट नहीं करेगा क्योंकि अभी तक उसके ऑयल प्राइस के ऊपर कैप लगा हुआ है कि अगर आप कोई खरीदोगे तो इतने प्राइस के ऊपर नहीं खरीद सकते। तो बाकी देशों को तो मुनाफा हो जाएगा। ऑयल के प्राइसेस जैसे अभी तकरीबन 100 के पास दोबारा जा रहे हैं, बट रशिया को नहीं मिलेगा। सो नियर टर्म अभी आप देखो, यूरोप एंड रशिया इज ऑन अ वेरी वीक विकेट। रशिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी हमास को सपोर्ट करके। नाउ सडनली दे आर रियलाइजिंग कि अगर अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो हमारे 8 जो होस्टेजेस थे उसके लिए बात करने के लिए बुलाए थे। बात करने के लिए क्यों बुलाए? आप अपने मिनिस्टर भेज के, हमास का रेप तो कतर में है ही ना, तो वहां भेज के बात कर देते। जब आप बुलाते हो अपने पास ना, फिर और चुपचाप से बात करके अगर आप स्टेटमेंट दोगे, कोई मानने को तैयार नहीं है कि आप केवल 8 होस्टेजेस के लिए बुलाते। बिकॉज होस्टेजेस रिलीज के लिए तो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहा है हमास के साथ कतर में। यूएस वाले भी आते हैं तो कतर में बात करते हैं ना। तो आप किस खेत की मूली हो कि आप कतर नहीं आ सकते? आपने क्यों बुलाया? दैट इज वेयर आई से दे फाउल्ड अप देयर विकेट। रशियंस एक चूक हो गई।
अभी जैसे आप देख रहे हो जिस तरह से लड़ाई जा रही है सेंट्रल गाजा, बस आज कल परसों तक तो गाजा सिटी आइसोलेट हो जाएगा साउथ से. ही इज ऑलमोस्ट रीचिंग द बीच. 3 थ्रस्ट गए हैं. एक बिल्कुल बीच के पास से गया है नॉर्थ पे, वो गाजा सिटी के नदर्न बॉर्डर्स के अंदर घुस चुका है. तकरीबन अबाउट 4-5 किलोमीटर अंदर जा चुका है गाजा सिटी में. गाजा सिटी इज ह्यूज. तो जो नदर्न पोर्शन है गाजा सिटी का, उसके अंदर घुस चुका है. नॉर्थ में ही जो ईस्टर्न थ्रस्ट है वो गाजा सिटी के तरफ बढ़ रहा है. लेकिन साउथ में जो है उनका एक मेन ट्रंक रूट होता था, दे कॉल इट, अपने सालादीन के नाम से, जो इनका फेमस एम्परर होता था हु कैप्चर्ड जेरूसलम, सलाह अल दीन बोलते हैं उसको. उसके नाम पे वो रोड है. वो रोड तो पार कर चुके. दे हैव ऑलमोस्ट रीचिंग द बीच. एक बार ये आर पार पहुंच गए मतलब नॉर्थ गाजा इज कट ऑफ, द गाजा सिटी एंड नॉर्थ पोर्शन ऑफ गाजा इज कट ऑफ फ्रॉम द साउथ, टोटली कट ऑफ फ्रॉम द साउथ. सो अब हुआ ये है अब वेस्ट एशिया में कि एक काफी डीप डिवाइड आ गया है. जिस तरह से हमास ने जाहिलपंती दिखाई है, तो साउथ ऑफ पर्शियन गल्फ बहुत गुस्सा है उन पे. ये जो अरेबियन कंट्रीज हैं, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, इनको बहुत नाराजगी है कि इस तरह से हम जाहिलपंती कोई करता नहीं है. जाहिलपंती करके सोशल मीडिया में अपलोड करके और ओपनली सिटीजन्स उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. That they have said is not what Islam teaches. And you find that there is a big gap between them and Iran, Qatar, Turkey, Pakistan, China, who are the main perpetrators of this. अब उसमें भी आप देख लो कि उनको समझ नहीं आ रहा, बिकॉज दे डिडंट एक्सपेक्ट कि हमास इस तरह से करेगा. अब समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमास आइसिस के साथ हाथ मिलाया हुआ है. एक उनके आइसिस का अंग है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, वो हमास के साथ चला हुआ है. आप पता नहीं क्या आपको हमास ने कितने पैलेस्टीनियंस को मार दिया. जो पीएलओ वाले थे, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले थे, उन सबको मार दिया जो उनकी बात नहीं सुन रहे. इलेक्ट होके आए थे 2009 में, उसके बाद से तो इलेक्शंस हुआ ही नहीं है, वो होने ही नहीं दे रहे. तो समझ जाना चाहिए था. लड़ाई जितना जल्दी खत्म हो जाए ना, स्टेबलाइज हो जाएगा. अगर लंबा खींचेगा तो जो पब्लिक आउटरीच है, क्योंकि हार्डलाइनर्स पब्लिक में भी हैं साउथ ऑफ पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह में हार्डलाइनर्स हैं, तो उनका अपने रूलर्स के साथ लड़ाई होगा. बट अचंभे की बात यह है कि नॉर्थ ऑफ पर्शियन गल्फ पब्लिक इज वेरी एंटी देयर रूलर्स फॉर व्हाट हमास हैज डन. अभी लेटली एक तो वो मेट्रो में जो लड़की चली थी, क्या, अर्मेलिया गेरावान, जो मर गई, कोमा में थी और वो मर गई. एक एक्टिविस्ट जो उसके लिए आवाज उठा रही थी, आज उसको कल आई थिंक उसको भी अरेस्ट कर दिया है. उसके अगेंस्ट भी वॉइस शुरू हो गया. What is surprising is in Iran, it is the women who are coming out against the hardliners. Against the government. Against the government. So what I am saying is, North supported Hamas, South the leaders did not support Hamas. लेकिन अगर लड़ाई ज्यादा चलेगा तो they are hardline Hamas supporters south of Persian Gulf who will go against the rulers. North of Persian Gulf, the public is very anti the Hamas what they have done. They will go against the rulers. मतलब अलग अलग तरह से जो है, and it is a very peculiar sort of a situation. एक ही पॉइंट था, ऑयल प्राइसेस के साथ आज के तारीख में जो शिप के इंश्योरेंस प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं. सो एनीथिंग व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस रीजन वेस्ट एशिया में, द कॉस्ट विल बी वेरी हाई, बिकॉज ऑयल प्राइस भी हाई है और शिप का इंश्योरेंस प्राइस भी बढ़ा दिया.
क्योंकि डर है, अनसेटल्ड एरिया है, कोई भी शिप को उड़ा देगा, तो शिप के इंश्योरेंस प्राइसेस हैव आल्सो गॉन। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। जी सर, मैं पब्लिक कुछ के कह बारे रही में बात कर रहे थे, पब्लिक के बारे में कि नॉर्थ नहीं, पे नहीं, पब्लिक। सब पब्लिक नहीं, वो एक्चुअली फ्यूज़ हो जाता है कभी-कभी ओके, सुनते-सुनते तो वो एकदम से इसमें मेरा डर ये है कि ब्लैक मार्केट और जो ऑयल का होता है वो भी फायदे में आएगा, और ये जो ब्लैक मार्केट है ये टेररिज्म को फंड करता है। क्वाइट जी, अ लॉट ऑफ ब्लैक मार्केट इन ऑयल व्हिच फंड्स टेररिज्म। जी। तो दिस सर इज आई वाज़ वन। हाँ, हाँ, ये जो इज़राइल में अभी अभी जो गाज़ा में चल रहा है, उसका पीस टॉक्स को लेके एक नया प्रपोज़ल भी आया हुआ है, व्हिच इज़ मेकिंग राउंड्स, मतलब व्हाइट हाउस और इधर इज़राइल में। दे आर सेइंग कि वन्स इज़राइल इज़ लिटरली डन विथ व्हाट इट वांट्स टू डू, बिकॉज़ दे विल डू, एंड यूएस इज़ मेकिंग श्योर कि भई कोई बीच में ना आए, इज़राइल को एक बार भड़ास निकाल लेने दो। सो व्हाट दे प्लान टू डू, गाज़ा वो गाज़ा रहेगा नहीं जो था, बट दे आर प्लानिंग कि मल्टीपल कंट्रीज़, मतलब जैसे यूएन एक मल्टी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वुड से उस तरीके का एक फोर्स बनाया जाए या एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो जिसको गाजा में एस्टैब्लिश कर सके। तो वो जो पैलेस्टीन वाला था उसको साइड कर देंगे, एक तरीके से दैट इज ऑन द साइड, बट जो गाजा है उसको इजराइल विल नॉट इवन टेक ओवर। आई थिंक दैट विल आल्सो नॉट बी एडवाइजेबल, बिकॉज वो फ्लेयर अप और ज्यादा ही कर देगा। बट विद हेल्प विद दी मे बी इसमें आई थिंक सऊदीज और कई कंट्रीज को साथ में रखकर दे आर प्लानिंग टू पुट अ पीस कीपिंग मल्टी कंट्री इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ अ थिंग, कुछ ऐसी बात चल रही है अभी बैक में। एक एक दो पहले मेरे पॉडकास्ट में मैंने बोला हुआ है इसके बारे में। Even before these proposals came, one of the options I had said is North Gaza will be controlled by Israel. South को छोड़ देंगे. How much of central they will leave, that is open to public, because they have not gone center के बीच से ही गए, बाकी central portion गाजा का छोड़ा हुआ है. And that was where I had said that will be a demilitarized sort of a zone and multinational force might come in. कौन-कौन आते हैं, क्या आते हैं, to keep. While this has been going on, इसी तरह का वो भी बोल रहे हैं, but they are including North Gaza also in that, because I don't think after what has happened, North Gaza, Israel is going to leave, because bulk of what was planned and executed came out from North Gaza. The thrust may have come from south and other places, but the main headquarter of Hamas is in Gaza City. तो गाजा सिटी को अब वो छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस व्हिच आर कमिंग आउट कि 2005 में हम बाहर निकल के आए तो हमें फायदा क्या मिला, हम वापस पहले क्यों नहीं गए, ये भी वॉइसेस आ रहे हैं इजराइल। One of the proposals also which the foreign minister of Israel has given is कि the complete Palestinians vacate Gaza and Egypt places them in Sinai desert. Egypt has been telling them earlier Negev desert में. Israelis have said they will be nowhere in Israeli territory, and they have said please place them in Sinai desert. तो अभी यही था, और एक और मैंने पॉइंट एक टॉक में रेज किया था कि अगर इस दौरान फॉर्मली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेता है एंड पैलेस्टीन इज एक्सेप्टेड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एरिया, but Israel has to secure West Bank first, because there are a lot of Hamas people out there. Once that is done, let us say West Bank including Ramallah, that is made as the Palestine state and recognized by UN as a state, and they give Jerusalem as the capital or East Jerusalem as their capital. What happens to these Gaza people? Where do they go? हमास तो एक झटके में खत्म हो गए. It loses its complete standing because Palestine has been recognized. See, I have always been saying, हर बार मैं कहता हूं, 2 states सब accept कर रहे हैं. Where the second state will be, वही open है to question. आप दे दो उनको वेस्ट बैंक, उसको अभी क्लियरिंग कर रहे हैं, वो उसको पूरा क्लियर आउट कर दो, हमास हटा दो वहां से, और बोलो भाई
पैलेस्टीन अथॉरिटी को, दिस इज पैलेस्टीन, यूएन एक्सेप्ट्स इट, एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट, रिकग्निशन हो जाता है, दैट्स इट। बाकी जेरूसलम इजराइल के पास है, ईस्ट जेरूसलम उसके पास है, वो उसका कैपिटल है, हो गया। सो वी नेवर नो हाउ इट विल पैन आउट। अच्छी बात है कि नए नए आइडियाज निकल के आ रहे हैं और बातचीत हो रही है। सो दी प्रॉब्लम ये है एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का कि अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है ना, तो देयर चैप्टर इज क्लोज्ड, बिकॉज द इस्लामिस्ट देन आर ऑन द बैक फुट देयर आफ्टर। तो यूटिलिटी ऑफ कतार, टर्की सब खत्म हो जाती है। एक मैंने उछाला था, ग्रीस इज इन टॉक्स विद यू टू टेक ओवर पिरेस। They are very keen that we come in and take it over, and they want to get out of China's stranglehold. What if टर्की में नेटो का बेस है इंसरलिक, वो निकल के ग्रीस आ जाता है, तो फिर क्या होगा? टर्की की तो वाट लग गई, साइप्रस को हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद ग्रीस के साथ मजाल है वो लड़ाई लड़ ले। So these are certain changes which could take place. What happens? Americans are already wanting to move the base out of Qatar. ये sort out हो जाता है, they move out of Qatar and re-establish a base, whether in Saudi Arabia or in UAE. पहले सऊदी अरेबिया में तो था ही, जब गल्फ वॉर के लिए गए थे, वो तो people were very anti. Now people will not be anti. और अगर एंटी है तो यूएई आ जाए या ओमान आ जाए, फिर कतर का क्या होगा? यूटिलिटी तो खत्म हो गई। Oil gone, base is gone. They are back to the desert days. एंड सऊदी अरेबिया उसको जीसी से फिर फेंक देगा बाहर। देन व्हाट डज इट डू? सो इसीलिए ये तड़प है, और ये 8 आदमी जो पकड़े गए हैं, ये इसी तड़प के पीछे पकड़े गए। These are small pieces of the larger puzzle which they want to retain some influence. सर इसमें एक चीज और आ रही है, दीज वर अरेस्ट तो इनका पहले ही हो गया था 8 सेलर्स का, पर कतर एयरवेज पर रेड्स भी पहले हुई थी। तो वर दे, मतलब उनको एक्सचेंज फैक्टर की तरह ही इस्तेमाल करने वाले थे कि अगर इन्होंने हमारे ऊपर टैक्स लगाया maybe 50,000 I don't know, maybe I don't know, I can't say, could be, because the dates are very close to each other, very close to each other. very close to each other. But this is the larger picture, because when the leftists are trying to do various things against India, against the present government, I would rather say, then they would also tell all these Islamists and other countries, yaar tum bhi kuch karo. तो कतर might have tried to kill 2 birds with 1 stone, कि मैं दबाव भी डाल दूंगा, पेड मीडिया है, अल जजीरा है, लेफ्टिस्ट का जो एको चेम्बर्स है उसके साथ डाल दूंगा, वो सब शोर शराबा कर देंगे, पीपल विल गेट एक्टिवेटेड, आई विल स्टार्ट ऑल दी सिग्नेचर कैंपेन्स को पुश करा के, ये करा के सारा कुछ करूंगा टू पुट द गवर्नमेंट अंडर प्रेशर। ये भी हो सकता। बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि ये गंगा नहीं है, ये गंदा नाला है इसमें हाथ धो रहे। तो इनको डर अभी ये सबसे ज्यादा लगा हुआ। कई लोग कहते हैं ये आईमेक के अगेंस्ट था, नहीं, ये तो 2 साल से प्लानिंग में है, ये अब्राहम अकॉर्ड्स के अगेंस्ट है। चाइना इज वेरी एंग्री विद इजराइल कि उसने उसके हाइफा पोर्ट जो लेने वाला था उसको कैंसिल कर दिया। एंड 2 साल पहले से ही इनकी बातचीत शुरू हो गई थी विद अदानी, and 2021 they signed the agreement with Adani, and 2022 now he has formally taken over that port, but 2021, but when they were in talks with them, there was hue and cry in Europe and in USA, because Haifa port is a victualling port for NATO and the US forces. एंड उसको ये खुंदक था कि जब अदानी वाज टेकिंग ओवर, उनसे बात हो रही थी, नॉट अ पीप फ्रॉम यूएसए एंड यूरोप, नॉट अ पीप, और साइन भी हो गया, टेक ओवर भी कर दिया,
किसी ने कोई शोर शराबा नहीं किया, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई दैट हिंडनबर्ग रिपोर्ट कि उसको डू डाउन करो। उसको क्या डू डाउन करना, वो तो डार्विन पोर्ट भी ले चुका। Which is one of the, in Australia it is one of the हाँ, one biggest of the bases of topmost, US, one of the वो biggest भी ports। US, वो भी मिल रहा है। मतलब मैं अगर कहूँ कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके, दिस इज इफ द मैप इज, यहाँ से लेके नाउ वी हैव Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा पूरा कवर कर दिया तो which ऑस्ट्रेलिया makes it टू। laughable कि हिंडनबर्ग का क्या है। और मैं कई दफा वो ग्लोबल डीप स्टेट के बारे में बात करता हूँ, उसका एक क्राउन काउंसिल होता है, पैसा उनके पास है। ये पुराने खानदान है यूरोप वाले। जब किसी जमाने में इनका दबदबा था, कॉलोनीज वगैरह थी, वहां पे बहुत पैसे बनाए हैं, पैसा इनके पास है। तो इसके नीचे एक कमिटी है और इनके हेज फंड वगैरह के बंदे बैठते हैं, और उसके बाद ये जॉर्ज सोरोस एंड गैंग उसके नीचे हैं, जो इनके लिए फुटवर्क करते हैं, लेग वर्क करते हैं और पैसे मिलते हैं। इनके जो हेज फंड वाले हैं ना, 10-12 हैं, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, क्या फेलिसिटी, स्टेट स्ट्रीट, ऐसे 10-12 हैं। दे कंट्रोल $550 ट्रिलियन मैनेज, एंड मल्टी डोमेन में इन्वेस्टेड है ये। आप यू नेम अ सेक्टर, दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन एवरी सेक्टर। ओके, अगर उसमें बोलूं कि 50% ये क्राउन काउंसिल का है, विच इज $250 ट्रिलियन, पूरे ग्लोब की जीडीपी कितनी है? $100 ट्रिलियन। ये पुराने खानदान है, पैसे वाले हैं, जैसे ब्रिटिश रॉयल फैमिली है, रॉथस्चिल्ड है, रॉकफेलर है, ऐसे कई पुराने। पार्डन? इल्यूमिनाटी। नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी तो अलग हो गया। ऐसे पुराने खानदान हैं बहुत, जिनके पास पैसा, इनको अपने पैसे बढ़ाने से मतलब है, इनको कोई जियोपॉलिटिकल सिस्टम से मतलब नहीं। जैसे अब चाइना आंखें दिखाने लगा तो उनको पता लग गया कि अभी ये सिस्टम तोड़ के नया लाना। ये बल्क ऑफ देयर हेज फंड्स, बिगर वंस, जैसे ये वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, फेलिसिटी, स्टेट सीक्रेट, दे कंट्रोल ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल दीज फंड्स। ये चाइना में बेस्ड होते थे। वैनगार्ड, ब्लैक रॉक हैव शिफ्टेड बेस टू इंडिया, पैसे सारे निकाल दिए चाइना से। व्हाई डू यू थिंक चाइना इतना तड़प रहा है? पैसे निकल गए वहां से, दे हैव कम टू इंडिया, दे हैव इन्वेस्टेड इन अंबानी, दे हैव इन्वेस्टेड इन अदानी। जहां जहां वो इन्वेस्ट करे हैं, यू कैन फाइंड आउट दैट दोस कंपनीज आर द वंस व्हिच आर थ्राइविंग एंड डूइंग वेल इन द वर्ल्ड। टाटाज, अंबानीज, अदानीज, आपके एयरटेल, they are now going into these companies. It's not for nothing that World Bank also says the future of the global economy is with you, because they have come here because you are rising. Okay, ये अब उनको तड़प है कि अब भारत सक्सेसफुल हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, समृद्ध और सक्षम हो जाएगा, हम क्या करेंगे? उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे। You are already going towards a green. India is one of the leaders now. इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दिया है, आपका बायोफ्यूल अलायंस बना दिया है। By the way, Brazil yesterday has signed an agreement, they will transfer the biofuel technology to India. So once you go towards that side, the requirement of fossil fuel goes down. मैं ये नहीं कहूंगा कि फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं रहेगी, मगर उतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा। आप देख लो, इंडिया का सबसे बिगेस्ट यूजर ऑफ फॉसिल फ्यूल इज द रेलवेज। उनका कट ऑफ बोल रखा है 2030 तक दे विल बिकम ग्रीन। लॉट ऑफ रेलवे स्टेशंस आल्सो आर गोइंग सोलर वे, कि उनकी नेसेसिटी हम सोलर से चले जाएंगे। ओके, सो
दो, हालांकि दी मिनिस्टर वैष्णव जी कह रहे हैं कि नहीं हम 2027 तक विल बिकम ग्रीन। द मोमेंट यू बिकम ग्रीन, जस्ट रिमेंबर कितना आपको फॉसिल फ्यूल का डिमांड, इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है कितना कम हो जाएगा। एंड गडकरी जी इज पुशिंग फॉर द ईवी व्हीकल्स कि मैं चार्जिंग स्टेशन लगा दूंगा। अब वो अलग बात है, चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा ग्रिड चाहिए, बन जाता है तो अच्छी बात है, बट आपकी रिक्वायरमेंट फॉसिल फ्यूल की खत्म हो जाएगी। जैसे ही ये खत्म हो जाएगी तो वो करेंगे क्या? वहां आता है ये आईमेक। आईमेक इज नॉट जस्ट एन नॉर्मल इकोनॉमिक कॉरिडोर, it is an economic corridor to help the Arabian Peninsula to diversify their economy. And Saudi Arabia and UAE are the leaders in pushing कि we must diversify. IMEC is their survival. That is why the foreign minister of Saudi Arabia has said that our normalizations with Israel, the talks have been delayed for a moment because of what is happening in Gaza. Once Israel has stabilized the situation, we will resume the talks. क्लियर बोला। तो ये भी जैसे ये आईमेक आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाएगा। स्टेबिलिटी आ जाएगा तो इन सब लोगों की यूटिलिटी खत्म हो जाती है ना, जितने भी ये इस्लामिस्ट हैं, ये सारे हैं, इनकी यूटिलिटी खत्म होगी। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि भी अब क्या करें। अब जिन देशों ने इनको पाला है, तो एज दे से ना, इट इज इजी टू राइड ऑन द टाइगर बट वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑफ इट। और दूसरा भी कहते हैं कि शेर के दुम को तो पकड़ लो और उसके साथ गोल गोल घूम लो, छोड़ के दिखा दो। यही हालत हो रही है अब इनकी। कतर ने तो उनको ऑफिसें खोल के दे रखी हैं। चाइना ने भी उनके यूनान के अपने म्यांमार के बॉर्डर के साथ जगह रुई ली है, सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को तो उसने ऑफिस खोल के दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं। साउथ ईस्ट ऑफ एशिया में भारत इज द की। ये जो इमर्जिंग ऑर्डर निकल के आ रहा है इंडो पैसिफिक का, इंडिया निकल के आ रहा है, आधार है, फलक्रम है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा जब तक ये स्टेबलाइज नहीं हो जाता है पूरा न्यू ऑर्डर, क्योंकि आपके ऊपर अटैक्स आते रहेंगे। अगर फलक्रम को तोड़ दो तो न्यू ऑर्डर निकल के नहीं आ सकते। ट्रू, ठीक है ना? तो इसीलिए अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ लाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख लो, केरला में आईडी ब्लास्ट हो गए, आई बिलीव झारखंड में भी एक दो हुए हैं। करेंगे, ये कुछ तो करते रहेंगे। ये ना सोचना कि 2004 के इलेक्शंस के 24 के इलेक्शंस के बाद नहीं होगा, नहीं होता रहेगा। आपको डिस्टेबलाइज करके रखना है उन्होंने, और कुछ ना कुछ कोशिश ये एलएसी एलओसी के पास करते रहेंगे। अभी जैसे कुछ दिन पहले अर्निया सेक्टर में फायरिंग खोल दिया था। तो आपके इलेक्शंस में इंटरफेयर, इलेक्शंस केवल लोकसभा नहीं, आपके स्टेट इलेक्शंस में भी इंटरफेरेंस करेंगे। आपके ही नहीं, अगल बगल देशों में भी। यूएस हाँ, बांग्लादेश में सर शुरू हो यूएस गया। का स्टेट डिपार्टमेंट तो लेफ्टिस्ट से भरा हुआ है, वहां पे भी डिवाइड आ चुका है, वो लेफ्टिस्ट से भरा हुआ है। एम्बेसडर को तो अभी तक पर्सोना नॉन ग्रेटा करके भेज देना चाहिए था। उसकी क्या जरूरत कहने के लिए कि अपोजिशन पार्टी के साथ बात करो? आप कौन हो बोलने के लिए? दिस इज व्हाट इज डायरेक्ट इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। हमें बोल रहे हैं कि आप इंटरफेयर करो। हमने कभी कोई स्टेटमेंट दिया है कि कनाडा और इधर पे कि आप ये करो वो करो? आप तो खुल के बोल रहे हो। ठीक है ना? तो आपको वीकन करके आपके अलाइज को करना चाहते हैं। यू थिंक वो मोहिद्दीन जो प्रेसिडेंट बना है मालदीव्स का, इतना दम है उसको बोलने के लिए हर 3 दिन बाद कि मैंने इंडियंस को निकालूंगा यहाँ से, इंडियन मिलिट्री को निकालूंगा यहाँ से? नहीं। कौन बुलवा रहा है उससे? ये चीन और लेफ्टिस्ट जो है वो बुलवा रहे हैं उससे। उसमें कहाँ ताकत है? मैं तो कहता हूं कि हमें ओपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देना चाहिए कि ये सारा है हमारा एग्रीमेंट, जिसके मुताबिक आपके एजुकेशन के लिए आते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, इसके लिए आते हैं, उसके लिए आते हैं, हम ये सब देते हैं। कोई एक चीज तोड़ोगे तो एग्रीमेंट बंद है। जितने स्टूडेंट है वापस भेज दो,
जो आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, जिनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है वो तो ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू है बोलो वापस भेज दो, ले जाओ भाई, जो करना है कर दो। अभी टाइम है, जो पब्लिक है नैरेटिव के साथ उसको मोहिउद्दीन के अगेंस्ट खड़ा कर दो। जब गाली गलौच उसके ऊपर शुरू हो जाएगा ना, अपना चुपचाप से अपना मुंह लेके आपसे माफीनामा मांग के चुप हो जाए। चुपचाप बैठने का टाइम नहीं है ये अभी। यू हैव टू बी एग्रेसिव इन योर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड नैरेटिव वॉरफेयर, क्योंकि आपको टारगेट करेंगे। नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान तो खैर चीन का कैट्सपॉ है, उसकी स्ट्रैटेजी की है। अगर आप कुछ उसके देश के अंदर कर सकते हो अभी तो करो, करवाओ, जिधर से भी करवाना चाहते हो करवाओ। वो अपने इसमें घिर जाएगा तो आपकी तरफ देखने के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको, ठीक है ना। अब साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट और साउथ पैसिफिक, ये अभी एक की एरिया आ जाता है। दूसरा तो चीन इस इलाके में एग्रेसिव होएगा, साउथ चाइना, जो इंडो चाइना सी मैं बोल रहा था, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, क्योंकि उनके रिलेशंस अभी डाउनस्लाइड में जा रहे हैं सब देशों के साथ। तो जितना जल्दी हो सके हमें ब्रह्मोस भिजवा देना चाहिए फिलीपींस के पास, और वियतनाम को देना है, खरीदना चाहता है उसको भी भिजवा देना चाहिए। जैसे ही आ जाएगा ना, अब ये जो शिप रैमिंग वगैरह कर रहा है ना, डर आ जाएगा उसके। कुछ नहीं करना है, वियतनाम और फिलीपींस को जब ले जाते हैं एक एक अपना खुद ले जाओ शिप में, और एक डमी शिप दूर में खड़ा करके उनको एफिकेसी दिखा दो। चीन तो देखेगा ना, एक बार एफिकेसी दिख गया ना उसके पीएलए नेवी की, उसके बाद चाहे सीएमसी से शी एक टांग पे खड़ा होके चीखता रहे शिप ले जाओ, दम नहीं होगा इनमें आने के लिए, बता रहा हूं मैं। इनके साथ डील किया हुआ है ना मैंने। एक तमाचा पड़ जाता है, डरे रहते, डरा रहेगा, वो आएगा नहीं, करने के लिए हिम्मत नहीं होगी उसकी कि यार उड़ा देगा मेरे को, इसके पास ये है, उड़ा देगा। और हर 2-3 महीने में एक बार वो वीडियो दोबारा चला दो दोबारा वायरल कर देना चाहिए। हाँ, कैपेबिलिटी। नेक्स्ट वो साउथ पैसिफिक में कुछ और आइलैंड्स को, सोलोमन के पीछे तो पड़ चुका है, कुछ और आइलैंड्स को कोर्स करने की कोशिश करेगा। तो हमें इस बात से थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। वो इसीलिए जला हुआ है क्योंकि उसका जो बीआरआई फोरम था बहुत ही, मैं तो कहता हूं उसकी नाक कट गई उसकी, सुपर फ्लॉप से भी सुपर फ्लॉप, कुछ नहीं हुआ। टोटल 23 कंट्रीज पहुंचे थे। ग्लोबल साउथ से अगर देख लो तो आई थिंक 3 या 4 कंट्री थे अफ्रीका से, और 1-2 कंट्री दूसरे थे, बस 5। अगर पूरा ले लो आप 23, चीन और रशिया को हटा दो, सिमिलरली हंगरी और चेक रिपब्लिक को हटा दो। हंगरी चेक रिपब्लिक आए थे क्योंकि पुतिन ने बुलाया होगा, पुतिन बहुत गुस्से में है उससे बाय द वे, क्योंकि he didn't want this thing to happen, गाजा वाला, because he knew that his dependency on Iran for drones will get affected. Now अगर ये आप 5 निकाल दो 23 में तो 18 ही बचे यार, कहाँ हमारे 127 और कहाँ उसके 18। और इतने डींगे मार रहा था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपना। he had to eat his own words now after 2017 and 2019। अब कहता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। टोटल अबाउट 100+ मिलियन उसने प्रॉमिस किया है। कैसे? इसके 2 बैंक है, 4 और 2 6 थे जिससे जाते थे, और सिल्क रोड फंड, सिल्क रोड फंड को उसने आई थिंक अबाउट 11 या 12 मिलियन कुछ डॉलर्स दिए हैं, एंड अबाउट क्लोज टू 48 बिलियन डॉलर्स इसने अपने 2, एक एग्जिम बैंक है और एक और चाइना डेवलपमेंट बैंक है, इनको 48 बिलियन दिया है। इट इज लेस इज लेटर ऑफ क्रेडिट की इनके लिए यूज करना, 48 96 एंड अबाउट 10-11 बिलियन, इतना ही है। मतलब पैसे खत्म हो गए हैं भाई साहब के पास, और अब सब तरह की चीज बोल रहा है, मैं ग्रीन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, किसको भरोसा है?
तो इसीलिए वो कुछ ना कुछ एग्रेशन हमारे अगेंस्ट और साउथ चाइना सी में करेगा ही करेगा। और ये चाइना के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। अगर कोई इंसिडेंट साउथ चाइना सी में हो जाए और यूएस के साथ झड़प हो जाए तो बहुत बुरी तरह से पिटेगा। और अगर पिट गया, शी तो गया ही गया, कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड चाइना के ऊपर तकरीबन खत्म होने के कगार पे खड़ा हो, क्योंकि पीएलए खड़ा हो जाएगा स्प्लिट में। क्योंकि पीएलए डेली में 1 महीने पहले लिख के दिया था कि हम अगले अभी 3-4-5 साल के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 3-4-5 साल के लिए इतना यस, लंबा टाइम? यस, दे नॉट ट्रेन्ड, दे नॉट फिट। अरे नए इक्विपमेंट लाने से नहीं होता है ना, आपको ट्रेनिंग करना होता है। आपके इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आप ले आए हो नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट में, आपके ट्रेनर्स ही नहीं है जो बंदों को ट्रेन करे। एयरफोर्स और नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए खास करके लिए, इसीलिए तो वो यूएस और वेस्ट से पोच कर रहा था पायलट्स को, आके ट्रेन करो। जैसे एक यूएस मरीन का पायलट है, वो अभी जेल में है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका एक्सट्राडिशन मांगा है और यूएस ने उसको यूएस में ट्राई करने के लिए। वो उसने स्टेटमेंट दिया है, पर मंथ उसे $2.5 लाख दिया जाता था, 2.5 लाख डॉलर्स पर मंथ, अपने बंदों, उनके बंदों को ट्रेन करके। ही इज अ मरीन पायलट, ही नोज हाउ टू टेक ऑफ एंड लैंड ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पायलट्स को सिखाने के लिए। अब अगर पीएलए डेली आया है, पीएलए डेली इज कंट्रोल्ड बाय द सीएमसी, मतलब सीएमसी में स्प्लिट है। अब तो निकाल दिया है उस आर्टिकल को, पीएलए डेली से निकाल दिया है, बट इट इज अ क्लियर डिविजन विद इन द सीएमसी कि भाई हम तैयार नहीं है, ये कह रहा है लड़ो, हम तैयार नहीं है। अफ्रीका इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. This is going to be, since it is Indo-Pacific, along with India, Africa will become the future fulcrum of the Indo-Pacific. ईस्ट कोस्ट अफ्रीका इंडिया के साथ ही है, एंड व्हेन यू टेक ईस्ट कोस्ट तो वेस्ट कोस्ट भी आ जाता है. So Africa is going to be the future fulcrum, and that will be the current geopolitical battleground. यूएस, यूरोप, चाइना, रशिया, इंडिया के फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं वहां पे, but this will be the future battleground. And in the same this thing I will say, Latin America is yet to gain prominence, but sometime in future it will come up. अभी यूएस का डोमिनेंस बहुत है उनके ऊपर, वो तब उठेंगे जब यूएस का होल्ड उनके ऊपर कम हो. That is not going to take place in a hurry, but वो धीरे धीरे, बिकॉज एक पॉल कैनेडी का बड़ा अच्छा किताब है, राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, 400 ईयर साइकिल बताता है. फ्रॉम द बॉटम इट टेक्स अबाउट 200 ईयर्स टू राइज, तो वो चारों क्वाड्रेंट के लिए 100 ईयर्स देता है कि आप धीरे धीरे 100 साल बढ़ते हो, फिर 100 साल लगता है जब आपका राइज शुरू होता है, 100 साल आप पावर में रहते हो, फिर हल्के से डिक्लाइन में शुरू होते हो, और फिर 100 साल बिल्कुल आप नीचे चले जाते हो. 100 साल लगता है जब आप नीचे चले जाते हो. तो इफ आई टेक द फर्स्ट क्वाड्रेंट की आप अभी वीक हो, कोशिश कर रहे हो बढ़ने के लिए, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. Second quadrant is where you have risen, you have become a big power and you are becoming a big power. Third quadrant is you have become a big power but the gap is reducing, and then धीरे धीरे वो 100 साल में आप नीचे आते हो, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आप बिल्कुल नीचे रहते हो, nobody is bothered about it. यूएस अभी सेकंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट को शिफ्ट में जा रहा है, इंडिया फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, इंडिया फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, यूएस सेकंड से थर्ड में जा रहा है. बिकॉज द गैप बिटवीन द यूएस, इट इज नॉट दैट यूएस स्टिल इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, यानी किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए. ग्लोबल फुटप्रिंट अगर आज के तारीख में भी किसी में है तो यूएस में है,
लेकिन जो यूनिपोलर टाइम में होता था 90s एंड 2000 में, वो नहीं है, क्योंकि बाकी देशों के साथ उनका गैप कम हो गया। यूएसए नीचे नहीं आया, बाकी देशों का गैप अभी बढ़ गया। जब ये गैप बढ़ जाता है फिर आपका डिक्लाइन शुरू होता है। गैप जब कम हो जाता है फिर आपका डिक्लाइन शुरू होता है। तो इन माय रीडिंग यूएस इज नाउ एंटरिंग द थर्ड क्वार्टर and India has now entered into the second quarter. Entering and entered, just about entered into the second quarter. कोई बोलता है ना कल मैं सुपर पावर हो गया, भैया ऐसे नहीं होता। Nations का rise, you are rising, you got to stabilize your rise and then become stable and rise and become strong. Your people also have to learn to behave as a matured people of a power. हमारे बंदे तो एज ए वीक नेशन, बच्चा जो है ना, उस तरह से थोड़ी सी चोट लग जाती मैं करके रोने लगते, अरे ये क्या हो गया, वो क्या हो गया ना। यू हैव टू बिहेव लाइक एन एडल्ट। इट इज नॉट जस्ट द डिसीजन मेकर्स हु मेक द नेशन स्ट्रांग, it is the people who make the nation strong, and very important for the people to make the nation strong. अभी आप देख लो, यूएसए के 30 होस्टेजेस हैं with Hamas. Are you seeing any high halla, high toba? Are you seeing any signature campaign? नो, नॉट इवन रशिया, रशिया के भी हैं, दोनों के ही हैं, रशिया के भी हैं, यूएसए के। अब यूएसए के 30 आउट ऑफ 300 मिलियन, राइट, आउट ऑफ 300 मिलियन, दैट इज 1/10। देख, whatever be the ratio, 30 1/10 तो 30 मिलियन हो जाता है, सॉरी, 30 आउट ऑफ 300 मिलियन। तो आप उसका इक्वेट करके अपना देख लो, आपका तो आपका पॉपुलेशन से उनसे तो 4.5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, तो मतलब इक्विवेलेंट टू आपका 150। दैट टेक्स यू बैक टू दी अपना इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट IC-814, तकरीबन उतने ही थे। कितने शोर शराबा, हाय हल्ला, हाय तौबा किया था, इक्विवेलेंट इन पॉपुलेशन उतने ही थे। डू यू सी एनीथिंग इन यूएसए? That is a mature population who knows that my nation is strong, I am strong. अभी जैसे रो रहे हैं, ये 8 बंदे पकड़े गए हैं, उनको लेके आओ, क्या किसी को छोड़ा है आज तक इंडिया में? आप तो फंसे हुए थे लड़ाई में, वहां से निकाल के लेके आए हैं आपको, वो सब भूल जाते हो। दिस इज एन इमेच्योर सोसाइटी, एन इमेच्योर मीडिया। यू हैव नॉट ग्रोन। नेशन इज स्ट्रांग व्हेन पीपल आर स्ट्रांग। केवल मेरे इकोनॉमी और मेरे मिलिट्री और डिप्लोमेसी स्ट्रांग होने से देश स्ट्रांग नहीं होता। इफ द पीपल आर गोइंग टू बिहेव इन इमेच्योर मैनर, बिहेव मैच्योरली, हैव फेथ। जब इतने सारों को आपको यमन से निकाल के लेके आए हो, कुवैत लड़ाई में कुवैत से लेके आए हो, आप जब यूक्रेन में लड़ाई यूक्रेन से लेके आए हो, तो ये 8 ही बंदे हैं यार, इनको लेके नहीं आ सकते। कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान आपका कट्टर दुश्मन है, कुछ कर सका है उसको आज तक? कुछ नहीं कर सका। आप रो रहे हो, यानी थोड़ा तो मेच्योरिटी रखो यार, कि हाँ भरोसा है हमारा बंदा ठीक है। बट दैट इज व्हाट आई से, यानी हम चाहते हैं कि हम राइजिंग पार हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, लेकिन हमारे पब्लिक में अभी तक मेच्योरिटी नहीं आई। क्यों? क्योंकि लाइक आई सेड, वी आर स्टिल शिफ्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट टू द सेकंड क्वाड्रेंट। व्हेन यू गेट इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, I don't blame the people, because they have seen the bad days. They have seen very bad days. अब मेरे जैसे हैं, मेरे से बुजुर्ग हैं, we have all gone through very tough times. We have seen the bad days. We know what it is like. But now you are transcending into the second, or you have just entered the second. By the time you traverse the second and become big and stable, I am hopeful that our public and the media will mature, because as nations come, 400 साल का अगर साइकिल है, 70 years you are still a young child. You might have been an ancient civilization, that's in the past. That's in the past. You are restarting your book
फ्रॉम 15th August 1947 आपकी किताब शुरू हुई। पिछले वॉल्यूम्स थे, वो आप नहीं थे, आप और हम थे नहीं वहां। अगर किसी जिंदगी में थे तो हमें उसके बारे में कुछ याद नहीं। अब आपकी किताब 15 अगस्त 1947 से शुरू हुई है, या आप बोलिए 26 जनवरी 1950 से शुरू हुई, जब आप रिपब्लिक बने। ठीक है, तो बट this thought should come into the public that let's start behaving in a mature manner. तो जाते जाते कुछ थॉट्स हैं कि जैसे मैंने बोला कि जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी is coming to the Indo-Pacific and Bharat is going to be the pulp. यूएस का मैंने बोला था वो भी सीख रहा है, क्योंकि ये गैप इतना उसको अभी तक समझ नहीं आया था, अब समझ आ रहा है। उनको अभी तक केवल यही मालूम था दैट आई लीड अलायंसेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दे हैव बीन द लीडर ऑफ द अलायंस। जितने भी लड़ाई के वो थे, द हेड ऑफ दैट, द जनरल हु हेडेड दैट कंप्लीट थिंग वाज आइशनर। बैटल इन द वेस्ट, बैटल इन पैसिफिक में तो वो अकेले लड़े थे, किसी को साथ नहीं लाया था। ऑस्ट्रेलियंस थोड़े थे, वो बाकी थे, बट बैटल पैसिफिक बैटल पूरा यूएस ने लड़ा था। वेस्ट में आइशनहावर दादा था, कापोदी टूटी कापी, बाकी जनरल्स थे लेकिन आइशनहावर था। मतलब उनको इतना पता है 45 से लेकर आज तक कि मैं हुक्म देता हूं, बाकी अलाइज मेरे हुक्म पे काम करते हैं। और अब एक देश आया है जो कहता है सॉरी, हम साथ में काम करेंगे, तो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेट डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस समझ चुका है, इतना मैं बोल रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और उनका ट्रेड रिप्रेजेंट जो है, ट्रेड डिपार्टमेंट जो उनका कॉमर्स मिनिस्टर, उनको समझ में आ गया है कि साथ लेके चलना। स्टेट डिपार्टमेंट को आदत नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट को आदत नहीं है। अभी क्या हुआ, इसीलिए वो अलायंस प्रेफर करता है और इंडिया पार्टनरशिप प्रेफर करता है। उनके पास कोई चॉइस नहीं। स्टेट डिपार्टमेंट में रेजिग्नेशन स्ट्रोक सैकिंग शुरू हो गए बाय द वे। अच्छा, दिस इज न्यूज़। ये तो डिश वाली न्यूज़ है सर। ऑलरेडी पिछले साल तक उसने जो जितने भी लेफ्टिस्ट उसके व्हाइट हाउस में थे, दे हैव बीन थ्रोन आउट। द लीडर ऑफ दीज लेफ्टिस्ट्स इन द वेस्ट इज ओबामा। When history is written, Obama will finally turn out to be the worst president that US and the world ever had. The terrorist president. Yes. इसको पता नहीं किस लिए पीस प्राइज दिया था, जस्ट टू विन द इलेक्शंस। इसके टाइम में जितनी लड़ाइयां हुई हैं इसने स्टार्ट किया, और कितने मिलियंस ऑफ लोग मरे हैं हिसाब नहीं। ठीक है, अभी ग्लोबल साउथ के ऊपर ये जो लेफ्टिस्ट का कबाल है उनका प्रेशर आएगा। वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज ग्लोबल साउथ आपको ट्रस्ट करता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ में क्लियर है। तो अभी हमको बिल्डअप करना और स्ट्रेंथन करना। अभी मैं पढ़ रहा था कि अफ्रीका में और बढ़ा रहे हैं हम अपना फुटप्रिंट और हेल्प। यस, उनको भी करना, और बाकी ग्लोबल साउथ जो है, लैटिन अमेरिका, बाकी सबको भी हमने भूलना नहीं। ये साउथ पैसिफिक कंट्रीज हैं, इनको जितना हम मदद कर सके, ताकि उन जितना वो हमारे साथ है ना, उतनी हमारी ताकत है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो दिस इज व्हाट आई टर्म एज इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। ओवर एंड अबव जो हमारा राइजिंग पावर है, उसके अलैदा ये हमारा इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है जो ग्लोबल साउथ हमारे साथ है। ठीक है, तो अगर साउथ चाइना सी में लड़ाई होगी ना, तो इनका पूरा किया हुआ प्लान फेल हो जाएगा, चाइना इक्वेशन से हट जाएगा।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ कर सकते हैं किसी के साथ मिलके पाकिस्तान को भी अंदरूनी कर दो। ये दो अगर फेल हो गए ना, तो जो कबाल है जो कराना चाहता है, जो कोई करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लो, जो आइडियोलॉजिकली उनके साथ होते हैं ना, तकरीबन 15-20% ही होते हैं, बाकी मैक्स, इससे ज्यादा नहीं होते। बाकी सारे पैसे के लिए आते हैं। पैसा दो वो काम करेगा, किसी और ने ज्यादा पैसा दे दिया वो वहां चला जाएगा। आप ऑलरेडी देख लो, जो इनके कबाल के थे, इनके लिए कूद कूद के काम करते थे, 3 अपने प्रेस वाले, उन्होंने किस तरह से गिरगिट जैसे रंग बदल दिए। अब इसराइल के साथ है, भारत के साथ है कि आपने सही किया है। और इसके पहले ये सारे लेफ्टिस्ट कबाल के साथ होते थे। एक लड़की ने तो उसमें पोस्ट ट्रुथ भी निकाल रखा था, न्यू नॉर्मल पोस्ट ट्रुथ, बहुत चीख पुकारती थी। अब बोल रही कि नहीं नहीं गवर्नमेंट सही कर रहा है। देखो पैसे खत्म हो गए तो बोलना बंद हो गए। अब उम्मीद है कि ये सब बोल देंगे तो यहां से पैसे आ जाएंगे। तो वही मैंने बोला कि ये बल्क पैसे के साथ है, पैसा खत्म कर दो। अभी जैसे जॉर्ज सोरोस के पैसे खत्म हो गए, ठीक है, वो इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि 40% स्टाफ उसने हटा दिया है, मोस्ट ऑफ हिज ग्लोबल ऑफिस सब जगह बंद कर रहा है। वो यूरोप में तो उसको किक आउट कर दिया, तो सब तरफ बंद कर रहा है। बंद तभी करते हो जब आपके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मतलब जो भी आपने कॉर्पस लगाया था वो उसी को लेके कर रहे। क्या आप उस कॉर्पस को टारगेट कर सकते हो किसी तरह से? नॉटी चीज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हमें क्या करना है, क्योंकि हमें अपने अंदरूनी ताकत को भी देखना। तो ये कुछ एक इनके टूल किट्स हैं जो पिछले 2-3 साल से उभर के आ रहे हैं, बिकॉज पिछले 2-3 साल से भारत उभर के आ रहा है और यूएस की लीनिंग्स इंडिया की तरफ शुरू हो गई है। यू कैन से अराउंड 2019 और सो, 2019-20 से। तो अभी वो टूल किट्स आइडेंटिफाई कर लो और देख लो किस तरह से वो चलाते हैं। नैरेटिव और टूल किट साथ चलते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी निकालो कि उसको काउंटर कैसे करना है अपने भारत के नैरेटिव के साथ, और अपने नैरेटिव को अपने टूल किट के साथ कैसे चलाना, ये बहुत जरूरी है। यहां मैं सोचता हूं भारत अभी भी थोड़ा वीक है हमारे नैरेटिव चलाने, उसको चलाने में अगर किसी मीडिया की कोई टोटी दबानी हो तो दबाओ। ये टाइम है, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट कबाल है वीकेस्ट पे है, अभी पैसे की किल्लत है उनके पास, ठीक है। तो ये है जो अभी इवॉल्व हो रहा है सिचुएशन नए ऑर्डर की तरफ, दैट इज अटलांटिक एंड एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक में आ रहा है। और इसीलिए उसको रोकने के लिए आपको टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज यू आर दी फल्क्रम। और वैसे भी आप फल्क्रम एमर्ज करके आए हो, नॉर्थ साउथ के साथ बात करने के लिए आप हो, ईस्ट वेस्ट के साथ बात करने के लिए आप हो, तो आपको सब देखते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। तो हम वो आपको तोड़ेंगे, तो अगर वो तोड़ेंगे तो हमारा नैरेटिव वॉरफेयर तैयार होना चाहिए। हमने अपना वो हम क्यों बोलते हैं कि ये उसका टूल किट है? उनको बोलो ना ये तुम्हारा टूल किट है। जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ न्यू टर्म एक्चुअली, ये टूल किट वर्ड से ही अजीब सी वो हो गई है, ना, तो नहीं, अजीब सा उनको हो गया बोलो ना ये तुम्हारा टूल किट है। मैं खुश हूंगा कि भी हमारा नैरेटिव और हमारे भारत का नैरेटिव जो है तगड़ा हो गया है, तभी वो रो रहे हैं। जब कोई रोता है मतलब हमारा काम अच्छा हो रहा है। वो होना चाहिए, दर्द होना चाहिए उनको, दर्द दो ना। आप क्यों दर्द झेल रहे हो? काफी दर्द झेल चुके हैं, अब उनको दर्द होना चाहिए कि हो रहा है। जैसे भी कतर को दर्द हो रहा है ना, 57,000 crores इज नॉट समथिंग टू बी स्नीज्ड एट। वो तो 7 लाख सोच रहा था जो केरला से शुरू हुआ था, वो तो 7 लाख की सोच रहा था, 7 लाख रुपीज, सडनली फाउंड की इट इज 50,000 crore रुपीज। सही। तो हिल गया होगा पूरा, उसे अभी समझ नहीं आ रहा होगा। हुक्म तो पहले ही दे दिया होगा कोर्ट को कि इनको फांसी की सजा दे दो, तो इट्स अ किंगडम, तो
ट्रायल वायल कुछ नहीं होता, जज को चला गया होगा, उसने बोल दिया होगा, अभी तो झटका लगा होगा। नहीं सर, इनका एक चीज मैं while I was doing like this, we have a prisoner swap agreement also. मतलब an Indian who's been given a sentence, 2015 का एग्रीमेंट है ये, prisoner swap agreement। हाँ हाँ, हाँ, तो उनके 2015 कौन का से है। प्रिजनर है हमारे पास? हमारे पास कोई तो हाँ, है नहीं तो उनके। हमारे पास कौन से है, तो मेरे को फनी लग रहा था कि आखिर एग्रीमेंट किया क्यों, बट नहीं, एग्रीमेंट एग्जिस्ट दूसरा भी करता है अभी ऑफिशियल। आप पढ़ो, कतार ने अभी तक किसी को डेथ सेंटेंस अगर दिया 2003 भी के है तो बाद। अभी तक हाँ, उन्होंने किसी को मारा नहीं। बट मारा ये नहीं तो है। लाइक आई सेड, दिस इज देयर टूल किट टू टू एक्सर्ट प्रेशर एग्जैक्टली। कि भाई और ट्राई टू पुट, अभी जैसे जो मीडिया में हाइप कर रहे हैं, हम्म पहली बात तो ये पैसे के लिए गए थे, हम्म उनको पता भी है, क्योंकि 2016 से ये सारे सब जगह निकल के आ रहा था, इनफैक्ट फ्रॉम सिंस 2015 of Qatar हम्म being the base for all the terrorists and funding for all the terror organizations, anti-India, हम्म तो गए क्यों? मेरा तो पहला क्वेश्चन था कि ये गए क्यों इस जगह में जहां पे सिक्योरिटी apparatus के साथ काम कर रहे? हाँ, स्पेशली जब सिक्योरिटी अपैरेटस के साथ काम कर When रहे you know that the security apparatus is anti-India, why did you go? That was number one. और ये जूनियर में नहीं, या कैप्टन ऑफ शिप्स एंड अदर्स रहे हैं तो रिलेटिवली सीनियर है, पता होना चाहिए। नंबर दो, हम्म दे वर वर्किंग इन सिंगापुर, इनको एंटेना पहले से ही खड़ा हो जाना चाहिए था कि रिक्रूटिंग सिंगापुर में क्यों कर रहे हैं इनको। ओमान क्यों नहीं बुलाया इंटरव्यू के लिए, जहां पे वो एक्चुअली दी हाँ, कंपनी का, उल्टा उल्टा ना ना, बुलाया, राइट। कंपनी का जो आदमी है, ही इज फ्रॉम ओमान, you are supposed to be based in Doha, the company actually their corporate office is in Doha, तो वहां क्यों नहीं लेके गए इंटरव्यू के लिए? आप इंटरव्यू हम्म सिंगापुर में कर रहे हैं, तभी एंटेना खड़ा हो जाना चाहिए यार, ये बात क्या है? इट्स लाइक टाटा अगर इंटरव्यू के लिए आ रहा है तो किसी होटल में लोगों को बुलाता है, फाइनल इंटरव्यू तो आप अपने हेडक्वार्टर में ही करते हो, जहां भी आपको हम्म करना है। हम्म या तो कैंपस प्लेसमेंट होता है, या तो आपके सर्विस हेडक्वार्टर जाके आप इंटरव्यू में आते हो। हम्म इट इज फनी कि टाटा बोले कि इंडियंस को, कि किसी को भी, कि भाई मैं टाटा मोटर्स के लिए ले रहा हूँ, पूना में इंटरव्यू नहीं करूंगा, मैं आपकी इंटरव्यू रियो डी जेनेरियो में कर रहा हूँ। दिस इज डिफाइस क्रेजी। लॉजिक। हाँ तो ये भी एक उनको सोचना था, मतलब खतरे की घंटी कई दफा बजी होगी, एंड ये तो प्लान्ड मूव था इनको लेके जाने का, क्योंकि हम्म ये आई थिंक मई पिछले साल गए हैं और अगस्त में अरेस्ट हो गए थे। इफ यू लुक एट दी वॉट एवर इज कम आउट, कि ये बंदों को ट्रेन करने गए थे। अगर आप अभी, जैसे इनका पाकिस्तान से निकला था और बाकी जो प्रेस में अपने भी चल रहा है कि कोई सबमरीन प्रोजेक्ट की ये स्पाइंग कर रहे थे। सबमरीन प्रोजेक्ट जो ट्रेनिंग होता है उसके पास थोड़ी होता है, वो तो कहीं और होता है। इनको तो अंदर, हम्म अगर ये केवल नेवल वालों को ट्रेन कर रहे थे, इनके पास तो परमिशन भी नहीं होगा वहां जाने के लिए। ट्रू। मतलब इट डजंट डिफाई, हमारे बंदे भी थोड़ा एड अप दिमाग नहीं लगा होगा। के सोचते नहीं है कि अगर हम्म मैं इनके नेवल स्कूल में नेवल ऑफिसर्स और मेन को ट्रेन कर रहा हूं, दैट प्लेस इज डिफरेंट। और जो आपका प्रोजेक्ट है सबमरीन का, विच इज सपोज टू बी अ फ्यूचर सबमरीन, मिजेट सबमरीन, स्टेल्थ जो भी है, दैट इज गोइंग टू बी एट अ सेपरेट प्लेस। हर कोई एरा गैरा नथु गैरा वहां घुस सकता है क्या? So there is much more to it. That's why I was saying it is more a geopolitical arrest than anything else. Something like Kulbhushan Jadhav ka case. ट्रू। That is why in International Court of Justice they couldn't prove anything. तो यहाँ पे भी they can't prove anything. अभी तक चार्जशीट आपको दिया नहीं है। इनका फॉर्मल डेथ सेंटेंस भी अभी तक इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया है, दैट दे हैव हैंडेड ओवर डेथ सेंटेंस टू देम। सेंटेंस तो छोड़ो, when you give me consular access, you are supposed to give me the charge sheet ना। चार्ज शीट तक नहीं मिला है अभी तक आपको, डेथ सेंटेंस तो बाद की बात है। चार्जशीट में क्या चार्ज करेंगे? इनके साथ तो अभी तक इनका इंटरोगेशन भी नहीं हुआ है।
तो but yes, they have become pawns in this game, but they should have kept their eyes open. True, true. They should have been more careful. Right. यानी like they say ना, जहाँ चुपचाप से पैसा बहुत ज्यादा देने लगते हैं, then there is something more meets the eye. Something then meets the eyes. जी, नहीं तो प्राइवेट कंपनीज तो वैसे तो खून चूस कर पैसा देती हैं और गवर्नमेंट में पैसा तो यू डोंट हैव टू बॉदर बिकॉज गवर्नमेंट कभी पैसा ज्यादा देती ही नहीं है, वो एकदम नफा तुरंत देती मतलब तो अगर अगर जहाँ एक एक्स्ट्रा पैसे भी आपसे ले सकते हैं तो वो भी वापस ले लेंगे आपसे सूद समेत। जहाँ दिख रहा है ज्यादा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ज्यादा दिख रहा है, सो योर लॉजिक शुड स्टार्ट वर्किंग कि इतना ज्यादा क्यों। Like I said, you were already there. You should have worried that why am I being recruited in Singapore and not in Doha, where the company is. Anyway, that's all past hindsight. Now I'm sure the government will be able to squeeze the Qataris out. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम they'll be able to squeeze them out. Oil gone, US bases gone. अब अल जजीरा कहाँ से चलाएंगे सर? उनकी सैलरीज बहुत महंगी महंगी है, मतलब दे आर रियली पेड वेरी वेरी वेल, तो बेचारे तो यू नो द मनी व्हिच हैज बीन दिक्कत आ रहा है, दिक्कत नहीं, आ वो रही है, रेलेवेंस इंपॉर्टेंस खत्म होने चला जाएगा धीरे धीरे धीरे, स्पेशली आफ्टर दिस वॉर इज ओवर इन गाजा, तो जल्दी हो जाएगा खत्म तो बहुत दिक्कत आएगा, बहुत दिक्कत जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सभी सनातनी बहनों को जिन्होंने आज करवा चौथ का व्रत रखा, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू।